आइडेंटिटी कार्ड क्या लाइसेंस में आता है? आइडेंटिटी कार्ड? हाँ, मान लीजिए कहीं किसी बिल्डिंग में जाना है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, और वो फिर कुछ आईडी इशू करते हैं कुछ टाइम के लिए, डज दैट कम अंडर लाइसेंसिंग? I don't think so that comes under this definition because there are many people are coming. There's an entry for the purpose, but that is not a license, right? Sorry. Sir, one example of license. Sorry, क्या बोला आपने? Sir, one example. Can you give one example? License? Yes, sir. तो अभी पार्किंग स्लॉट वाला लाइसेंस था, ठीक है। अभी उस लैंड का लाइसेंस था जो हमने ये लाइसेंस का लिया कि जमीन यूज करनी है। तो ए और बी वाला तो समझ में आ गया, और सेकंड इज पार्किंग स्लॉट वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा गिफ्ट। अब गिफ्ट में और लाइसेंस में, मॉर्गेज में, एक्सचेंज में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है जो हम सब जानते हैं कि गिफ्ट में क्या नहीं होता, कंसिडरेशन नहीं होता। जहां कंसिडरेशन हो गया वो गिफ्ट नहीं हो सकता। तो गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता, एक मेजर पॉइंट यही है कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब हम गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट में, अब जैसे हम लाइसेंस लीज की बात कर रहे थे, तो लीज में एक इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है, मॉर्गेज में एक इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है, लेकिन सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। इसी तरह गिफ्ट में भी ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। गिफ्ट 99.9% चांसेस में रिवोकेबल नहीं होती, रिवोक नहीं हो सकती। एक बार आपने जैसे सेल कर दिया, पैसा ले लिया, आपने प्रॉपर्टी दे दी, तो वो सेल रिवोक नहीं हो सकती। इसी तरह गिफ्ट रिवोकेबल नहीं होती। आपने गिफ्ट दी, प्रॉपर्टी दी, और वो आपका वो हो गया, ट्रांसफर हो गई, उसके बाद आप उसे कैंसिल नहीं करा सकते एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशन। और वो सिचुएशन क्या हो सकती है? सिचुएशन ये हो सकती है कि उसमें आप एक क्लोज डाल दो। हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में, जब पढ़ा था तो इंटरव्यू वो होते लिविंग पर्सन के बीच में होती है। मान लीजिए दो बूढ़े बूढ़ी हैं, सीनियर सिटीजन है। अब सीनियर सिटीजन जो फादर हैं, जो ओल्ड मैन है, उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया, गिफ्ट किया एक बिल्डिंग, कि ये बिल्डिंग मैं तुम्हें देता हूं लाइफ टाइम के लिए, फ्री में दे रहा है, लाइफ टाइम कोई कंसिडरेशन नहीं, लाइफ टाइम के लिए। अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी वापस मेरे को मिल जाएगी, उस केस में जब वहां पे लीगल हेयर्स नहीं है, कोई वारिस नहीं है। तो ऐसी क्लॉज अगर उसमें डाला है तो वो अलाउड है, अभी आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा गिफ्ट एक बार हो गई तो वो रिवोकेबल नहीं है, दैट इज अनरिवोकेबल। सर, एक एग्जांपल, वन एग्जांपल, कि जैसे फादर ने कहा कि इफ सन टेक्स केयर ऑफ द मदर देन दिस प्रॉपर्टी इज विद हिम, इफ ही डजंट एंड मदर सेज नो ही इज नॉट टेकिंग केयर, देन it will not be gifted to my son, it will be gifted to my daughter or to another son or to my wife. ये ऐसे डाल सकते हैं क्लॉज? हाँ, नहीं। अब ये क्लोज आप किस में डाल रहे हो, विल में डाल रहे हो या गिफ्ट डीड में डाल रहे हो? गिफ्ट डीड में। नहीं, ये क्लोज नहीं डाल सकता। अच्छा, ये नहीं डाल सकता। लेकिन सीनियर सिटीजन एक्ट में जो है वहां पे ये प्रोविजन है और ऐसे जजमेंट्स हैं कि अगर पेरेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर भी दी, दे भी दी, और बच्चे उनकी टेक केयर नहीं कर रहे, तो दे हैव राइट टू टेक इट बैक। वो कोर्ट उन्हें वापस दिलवा देगी। ठीक है। लेकिन गिफ्ट में ऐसी कोई डीड में हम ये नहीं डाल सकते। गिफ्ट मैंने कहा 99.9% इररिवोकेबल होती है। ठीक। आपने एक बार दे दी तो दे दी, वो गिफ्ट हो गया, दान हो गया, चला गया। चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको। There is one more thing called relinquishment. वो is it same as, या वो कुछ और होता है? नो, दैट इज डिफरेंट थिंग। रिलिंक्विश होता है, फादर की डेथ हो गई, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की प्रॉपर्टी है, अब वो 4 के नाम पे आएगी। अब उसको क्या है, ट्रांसफर करने का तरीका है, एक तो कोर्ट में जाके पार्टीशन होता है, एक क्या होता है जैसे मदर है और 3 लड़के हैं, अब कोर्ट में जाएंगे उसमें खर्चा ज्यादा होता है, तो नॉर्मली ये जनरल प्रैक्टिस है। लेकिन रिलिंक्विश का मतलब ये होता है कि हमने अपना राइट छोड़ दिया, रिलिंक्विश कर दिया, तो बाकी जो और है उनके नाम पे चली जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो रिलिंक्विश हो गया वो। लेकिन जैसे मदर ने रिलिंक्विश कर दिया तो बाकी 3 के नाम पे प्रॉपर्टी आ जाएगी, 3 लीगल है। बच्चों ने कर दिया तो वो मदर के आ जाएगी। हाँ, तो वो बच्चों ने कर दिया तो मदर के नाम आ जाएगी। ये but that is altogether different topic. It will not come under gift. तो गिफ्ट को एक बार इसको पढ़ते हैं। पहली चीज यहाँ पे मेंशन है, गिफ्ट इज द ट्रांसफर सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी।
तो जिस चीज की गिफ्ट कर रही है वो उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट कर दो जो भी एग्जिस्ट में नहीं है। तो पहली चीज एग्जिस्टेंस। एक ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वॉयलेंटली लिखा है, ये वॉलेंट्रीली है, ये स्पेलिंग करेक्शन कर लो आप। इमल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंट्री विदाउट कंसिडरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गिफ्ट होने ना होने को डिसाइड करता है वो है कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन है तो वो गिफ्ट नहीं है, सेल होगी। कंसिडरेशन नहीं है तो वो गिफ्ट होगी। जहां कंसिडरेशन हटा वो गिफ्ट की कैटेगरी में आ गया। जो देता है वो डोनर, जिसको दी गई डोनी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका दूसरा एक्सेप्टेड, कि एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर गिफ्ट एक्सेप्टेड नहीं है तो वो गिफ्ट कंप्लीट नहीं है। तो जब गिफ्ट को रजिस्ट्रेशन कराते हैं और गिफ्ट डीड बनती है तो उसमें 4 लोगों के साइन होते हैं। पहला डोनर जो दे रहा है, जो दे रहा है उसकी कुछ बेसिक चीजें हैं कि जो दे रहा है वो उसका लीगल टाइटल उसके पास होना चाहिए, वो वैलिड ओनरशिप होनी चाहिए, उसके पास राइट है ट्रांसफर करने का, देने का, पहला चीज। दूसरा डोनी की एक्सेप्टेंस होती है, जिसको दी जा रही है वो उसमें एक्सेप्टेंस लिखेगा, साइन करेगा, यस एक्सेप्टेड बाय द डोनी। और 2 विटनेस होंगे जो साइन करेंगे हमारे सामने इन्होंने इनको दी, तो वो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और इसमें आपको गिफ्ट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कुछ पॉइंट जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ ये पॉइंट आपको याद रहेंगे, तो ये गिफ्ट के कुछ पॉइंट है कि आप कुछ और चीजें मिस कर दो, पर ये चीजें मिस मत करो। 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या था कि कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो गिफ्ट जो है उसका एक्सेप्शन है। इसके एसेंशियल्स देखते हैं एक बार। देयर मस्ट बी 2%। जब गिफ्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट का पहला एसेंशियल क्या था? देयर मस्ट बी 2%। 2% के बीच में होंगे। वो 2% कैसे होने चाहिए? कॉम्पिटेंट होने चाहिए। क्या माइनर के फेवर में गिफ्ट हो सकती है? माइनर के फेवर में गिफ्ट हो सकती है, पर माइनर गिफ्ट नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरा, माइनर के फेवर में गिफ्ट करी तो माइनर के पास जब वो मेजर होगा ये राइट होगा कि वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे। दैट्स वन थिंग। एक्सेप्ट करना और ना एक्सेप्ट करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके साथ वैल्यू ही आए, उसके साथ लाइबिलिटी भी आएगी। और जब गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी मिली है उसकी वैल्यू, उसके बेनिफिट्स, एंजॉयमेंट्स और उसकी लाइबिलिटी दोनों के लिए आपको मिलेगी, फिर दोनों के लिए आप लाइबिलिटी, आप उसे एंजॉय भी करोगे और उसमें कुछ लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी भी आपको पे करनी पड़ेगी। इसलिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि गिफ्ट की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले ज्यादा थी, 1 करोड़ थी। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपने 60 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब 60 लाख का लोन ले लिया, 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो आपने गिफ्ट करी, गिफ्ट कर रहे हो आप, लेकिन बाद में उस प्रॉपर्टी के रेट हो गए 50 लाख रुपए। अब आप जब प्रॉपर्टी दे रहे हो किसी को और उसके पास पता है कि 60 लाख की लाइबिलिटी, तो गिफ्ट को लेके करेगा क्या? जितनी की प्रॉपर्टी की वैल्यू उससे ज्यादा इसकी लाइबिलिटी है। तो वहां पे डोनी का एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना वो मैटर करता है। जब गिफ्ट दे रहे हैं तो उसमें एक्सेप्ट होना चाहिए। कंडीशन देखते हैं। गिफ्ट शुड बी मेड वॉलंटरीली, कंसेंट होनी चाहिए। और हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और फ्री कंसेंट कब होती है? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज एंड ऑल, जो पॉइंट्स बोले थे। हाँ जी, हाँ जी। We agree with that? I think free consent will involve consent without coercion, undue influence. So those things, they were around 5 points, I believe. The one more is a sound mind. साउंड माइंड कौन बोले ये? लक्ष्मीकांत। हाँ, लक्ष्मीकांत जी। देखिए हम लोग चीजों को मिक्स कर रहे हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज एक चीज है और फ्री कंसेंट दूसरी चीज है। और पास होना कोई बड़ी बात नहीं। जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझने बहुत जरूरी है और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम डे टू डे में सुबह से लेकर शाम तक इतने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओरल करते हैं, रिटर्न करते हैं, उनकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। और अब आप किसी को भी बोलोगे ना मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो सामने वाला ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि लॉ पढ़ लिया साथ में। तो ये चीजें आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझें, थोड़ा सा टाइम अपना भी दें। कुछ चीजें बेसिक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हमें मालूम होने चाहिए बिल्कुल डीपली। कॉन्ट्रैक्ट हमें मालूम होना चाहिए। ट्रांसफर प्रॉपर्टी की मेनली आप एडवोकेट बनेंगे तो आपके पास इश्यूज आएंगे, तो या तो फैमिली इश्यूज सबसे ज्यादा आएंगे,
या फिर डिस्प्यूटेड इशू आएंगे, ट्रांसफर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, क्रिमिनल इश्यूज हो गए, वो आपको आईपीसी पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कंसेंट की बात कर रहे हैं तो कंसेंट यानी कि सहमति दे रहे हैं, और वो सहमति फ्री नहीं है, कैसे पता चलेगा? या तो कोई जबरदस्ती मार रहा है, गनपटी पे रखी बंदूक, दे कंसेंट, कॉर्जन। बॉस है, एम्प्लॉय से कह रहा है कि तेरी गाड़ी बिक रही है, 10 लाख की गाड़ी 6 लाख में मुझे दे दे, और नहीं दे रहा तो तेरा अप्रेजल 0 है, हो सकता है तेरे को टर्मिनेट ही कर दूं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक, ये 5 एलिमेंट है जिससे हम कंसेंट फ्री नहीं होगी अगर इनमें से 5 एक भी एलिमेंट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का हो जहां पे कंसेंट फ्री नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, चाहे वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, या हम कॉन्ट्रैक्ट में हमने जो भी ट्रांजेक्शन पढ़े। तो कंसेंट का हमें क्या होना चाहिए? फ्री होनी चाहिए, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। आगे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। जब भी आप कोई भी टॉपिक करेंगे ना, कुछ ट्रांसफर प्रॉपर्टी में, जैसे मॉर्गेज कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, या आप सेल कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, तो एक एसेंशियल पॉइंट को आप कॉमनली अपने माइंड में बैठा लें कि ये पॉइंट हमें लिखना है कि उस ट्रांसफर में कौन सा इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मॉर्गेज में क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है अगेंस्ट द सिक्योरिटी, फॉर द सिक्योरिटी। सेल में क्या ट्रांसफर हो रहा है? ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है अगेंस्ट कंसिडरेशन। गिफ्ट में क्या ट्रांसफर हो रहा है? ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है। तो ये बेसिक पॉइंट है, इसको हम याद रखें कि हर पॉइंट, कोई भी ट्रांसफर होगा उसमें ये पॉइंट हमें लिखने ही है, ये कॉमन पॉइंट है। ये चीजें आपको हर उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे मॉर्गेज याद करो, चाहे आप गिफ्ट करो, चाहे आप सेल करो, चाहे आप एक्सचेंज करो, ये पॉइंट तो सेम ही है, 2 पार्टी सब में होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑनरशिप होगी, ट्रांसफर पोजीशन होगा, या ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट होगा फॉर एंजॉयमेंट। 2 पार्टी क्या है? मस्ट बी लिविंग, ये भी सब में ही है, बेसिक पॉइंट है। अब आप इस चीज को देखो, गिफ्ट मस्ट बी एग्जिस्टिंग और ट्रांसफरेबल। एग्जिस्टिंग हो, फ्यूचर गिफ्ट प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी उस टाइम एग्जिस्ट होनी चाहिए जब आप गिफ्ट दे दो, पहली चीज। दूसरी, ट्रांसफरेबल हो। ट्रांसफरेबल कब होगी? जब आपका राइट होगा उसे ट्रांसफर करने का। पता चला आपका राइट ही नहीं है। मान लीजिए फादर के पास एक 10 बीघा का बाग है, 2 लड़के हैं उनके, फादर साहब के। अब फादर साहब के एक लड़के ने कहा अपने फ्रेंड से कि तू मुझे 50 लाख दे दे, या 50 लाख छोड़। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, एक लड़के ने, कि मेरे नाम, मेरे उस पे, फादर के नाम पे 10 बीघा जमीन, और मैं 5 बीघा जमीन मेरी, वो 5 बीघा जमीन मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूं। वो गिफ्ट दे नहीं सकता, वो ट्रांसफरेबल नहीं है, उसके नाम है ही नहीं अभी। तो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, यानी कि उसके नाम पे टाइटल मेन होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफर कर सकता है। डोनर एंड डोनी मस्ट बी लिविंग। अब ये इसका जवाब आप दोगे, डोनर एंड डोनी दोनों जिंदा होने चाहिए। his liability are limited to the extent of the property received by him as a gift. If the liability and debt exceed the market value of the value of property, the universal donee is not liable for the excess part of it. ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सेस पार्ट ऑफ इट का मतलब एक डाउट आ रहा था, जैसे लेट्स अज्यूम करें कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है और उसके ऊपर जो डेब्ट है 1 करोड़ 10 लाख का है, तो एक्सेस पार्ट ऑफ इट के लिए वो लायबल नहीं होगा। व्हाट डज इट मीन कि 1 करोड़ का तो उसने डेब्ट उतार दिया, बट वो 10 लाख के लिए रिस्पांसिबल नहीं हुआ, यही मतलब है ना इसका? तो इसका मतलब ये है कि जो डोनी है वो पर्सनली लायबल नहीं है। ये तो कहा है, इसका 2 पर्पस है इस लाइन को यहाँ पे मेंशन करने का, इस सेक्शन को यहाँ मेंशन करने का। वो क्या पर्पस है? पहला पर्पस ये है कि जो प्रॉपर्टी दी गई है, जो प्रॉपर्टी लेगा उसके साथ उसकी लाइबिलिटीज भी लेगा। ये नहीं खाली प्रॉपर्टी ले ले, लाइबिलिटीज ना ले। फॉर एग्जांपल, उसने एक मकान ले लिया, मकान की वैल्यू 1 करोड़ है, लेकिन उस बंदे को किसी के 5 लाख रुपए भी देने थे, तो जो बंदा मकान ले रहा है वो जो उसकी लाइबिलिटी है, उसकी जिसने गिफ्ट दिया उसकी लाइबिलिटी भी उतारेगा। उसको 5 लाख रुपए दें, उसको 5 लाख रुपए देगा। किसी और की लाइबिलिटी 10 लाख की, उसकी 10 लाख रुपए देगा। लेकिन वो कितनी लाइबिलिटी तक बियर कर सकता है? उतनी बियर कर सकता है जितनी की उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू। मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ और उसकी लाइबिलिटी 1 करोड़ 10 लाख है, तो उसको फायदा क्या प्रॉपर्टी लेने का? वो प्रॉपर्टी नहीं लेगा, तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनती। लेकिन पर्सनल लाइबिलिटी को छोड़ के जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू तक की लाइबिलिटी, देनदारी वो करेगा। वो ये कह रहा है यूनिवर्सल डोनी की ड्यूटी यहाँ पे असाइन की गई। ठीक।